चैप्टर 10 अस्पताल छोटा और प्राइवेट था। उसमें एक ही प्रवेश द्वार था। माइकल ने खिड़की से सुनसान सड़क की ओर देखा और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अस्पताल के सामने फुटपाथ पर आकर उसने सिगरेट जलाई और कोट के बटन खोलकर स्ट्रीट लाइट के नीचे इस तरीके से खड़ा हो गया ताकि रोशनी से दूर से ही पहचाना जा सके। 9th एवेन्यू की ओर से तेजी से आता एक युवक उसके सामने रुककर हाथ बढ़ाता हुआ इटालियन लहजे में बोला, डॉन माइकल, मुझे पहचाना? मेरा नाम एंजो है। बेकरी वाले नाजोरिन का सहायक और दामाद हैं। तुम्हारे पिता ने अपने प्रभाव द्वारा मुझे अमेरिका में रहने की अनुमति दिलाकर मेरी जीवन रक्षा की थी। माइकल ने उससे हाथ मिलाया। वो उसे पहचान गया था। मैं तुम्हारे पिता को देखने आया हूँ, एंजो कहता गया। क्या इस समय मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? नहीं, धन्यवाद। माइकल मुस्कुराया। मैं अपने पिता को बता दूंगा कि तुम उनसे मिलने आए थे। और तभी तेजी से आती एक कार को देखकर सतर्कतापूर्वक बोला, अब तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। यहाँ कोई भी झमेला हो सकता है और तुम नाहक पुलिस के झमेले में फंस जाओगे। एंजो के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह नजर आ रहे थे। फिर भी वह बोला, मैं सहायता के लिए तैयार हूँ। आखिर गॉडफादर ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। माइकल ने अनिच्छापूर्वक सोचा, चलो रहने दो, एक से दो भले रहेंगे। उसने एंजो को सिगरेट देकर सुलगवा दिया और दिसंबर की सर्द रात में दोनों सड़क पर खड़े सिगरेट फूंकते रहे। तेजी से आती हुई एक लंबी कार अचानक पल भर के लिए उनके निकट लगभग रुक सी गई थी। ज्यों ही माइकल ने आगे झुककर कार की सवारियों पर नजर डालनी चाहिए, कार तुरंत तेजी से आगे बढ़ गई। कार में बैठे किसी आदमी ने उसे पहचान लिया था। लगभग 10 मिनट बाद अचानक पुलिस सायरन का शोर रात्रि की निस्तब्धता को भेद गया। 9th एवेन्यू के मोड़ पर घूमकर एक पुलिस पेट्रोल कार अस्पताल के सामने आ खड़ी हुई। उसके पीछे पुलिस की 2 और गश्ती कारें थीं। कुछ ही क्षणों में अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वर्दीधारी पुलिसमैनों और डिटेक्टिव की भीड़ लग गई। माइकल ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, शायद सोनी ने ही उन्हें भेजा होगा और उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन 2 शक्तिशाली पुलिसमैनों ने उसकी बाहें थाम ली और तीसरे ने शीघ्रतापूर्वक उसकी जेबों पर हाथ मारकर तलाशी ली और पीछे हट गया। एक अन्य ऊंचा तगड़ा पुलिस ऑफिसर उसके सामने आ खड़ा हुआ। पी कैप से झांकते सफेद बालों के बावजूद भी सुर्ख चेहरे वाला वह ऑफिसर शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। कठोर स्वर में माइकल से बोला, मैं तो समझता था कि तुम जैसे सभी सुअरों को लॉकअप में बंद कर दिया गया है। कौन हो तुम? यहाँ क्या रहे हो? इसके पास कोई हथियार नहीं है, कैप्टन। तलाशी लेने वाले पुलिसमैन ने जानकारी दी। माइकल शांत खड़ा कैप्टन के क्रूर एवं पत्थर की तरह सख्त चेहरे को घूरता रहा। एक सादा लिबास वाले डिटेक्टिव ने कहा, यह माइकल कार्लोन है। मेरे पिता की सुरक्षा के लिए तैनात डिटेक्टिव कहाँ चले गए? माइकल ने शांत स्वर में पूछा, उन्हें किसने वापस बुला लिया है? बदमाश, गुंडे। कैप्टन दहाड़ा, मुझसे प्रश्न करने वाला तू कौन है? मैंने उन्हें वापस बुलाया है। गिरोहबंद गुंडों के आपस में मरने कटने की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। यदि मेरा वश चलता तो तेरे बुढ़े को बचाने के लिए मैं उंगली तक नहीं हिलाता। अब यहाँ से दफा हो और विजिटिंग टाइम के अलावा अस्पताल के पास फटकने की कोशिश भी मत करना। माइकल अभी भी कैप्टन के चेहरे पर अध्ययन कर रहा था। कैप्टन की अभद्रता पर क्षुब्ध होने की बजाय वह तेजी से सोच रहा था, क्या पहली कार में सोलोजो आया था और उसी ने उसे पहचानकर पुलिस को यहाँ भेजा है? क्या वास्तव में ये योजनाबद्ध कार्य है? लगता तो ऐसा ही था। जब तक तुम मेरे पिता की सुरक्षा का प्रबंध नहीं करोगे। माइकल शांत स्वर में कैप्टन से बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी बात अनसुनी करके कैप्टन एक डिटेक्टिव से बोला, इस सुअर को ले जाकर बंद कर दो, फिल। इस लड़के के पास कोई हथियार नहीं है, कैप्टन। डिटेक्टिव हिचकिचाकर बोला, ये वार हीरो है। इन व्यवसायों में कभी सम्मिलित नहीं हुआ है। इसे बंद करने से अखबार वाले शोर मचा देंगे। बको मत। कैप्टन पुनः गुर्राया, इसे बंद कर दो। माइकल ने पूर्ववत शांत स्वर में पूछा, मेरे पिता को समाप्त कराने की सोलोजो ने तुम्हें क्या कीमत चुकाई है? कैप्टन के आदेश पर 2 तगड़े पुलिसमैनों ने माइकल को पकड़ लिया।
कैप्टन के फौलादी घूंसे को अपनी ओर आता देखकर माइकेल ने बचने का असफल प्रयास किया, लेकिन वज्र समान घूंसा उसके गाल से टकराया। प्रहार इतना भरपूर था कि उसे मस्तिष्क में बम सा फटता महसूस हुआ। मुंह टूटे दांतों और खून से भर गया। उसे लगा कि मानो चेहरे के उस भाग में हवा भर गई थी और वह फूलता जा रहा था। हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। यदि पुलिसमैन उसे पकड़े न होते तो निश्चय ही वह जमीन पर गिर गया होता, लेकिन उसके होश अभी स्थिर थे। कैप्टन की मार से बचाने के लिए सादा लिबास वाला डिटेक्टिव बीच में आता हुआ बोला, ओ गॉड, तुमने तो इसको बुरी तरह घायल कर दिया है कैप्टन। मैंने इसे छुआ तक नहीं है। कैप्टन ने ऊंची आवाज में कहा, मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश में स्वयं ही गिर पड़ा था, समझे। इसने गिरफ्तार होने से इनकार किया था। हालांकि माइकेल की आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे नाच रहे थे, फिर भी उसने देखा कि मोड़ की ओर से और अधिक कारें खड़ी हुई थीं और उनसे आदमी उतर रहे थे। उनमें से एक क्लेमेंजा का वकील था। वकील ने कैप्टन से स्पष्ट शब्दों में कहा, कार्लोन परिवार नेमी कार्लोन की सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव मैन रखे हैं। वे मेरे साथ हैं और उनके पास रिवॉल्वर रखने के लाइसेंस भी हैं। अगर तुमने उन्हें गिरफ्तार किया तो कल सुबह अदालत में जज के सामने उत्तर देना होगा। फिर माइकेल को संबोधित करके पूछा, तुम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के खिलाफ केस दायर करना चाहते हो। माइकेल का पूरा चेहरा पीड़ा के समुद्र में डूब रहा था, फिर भी कठिन स्वर में बोला, मैं फिसलकर गिर पड़ा था। उसने देखा कैप्टन के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। प्रत्युत्तर में उसने भी मुस्कुराने की असफल कोशिश की। वो हर कीमत पर अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखकर सर्द नफरत को जाहिर नहीं करना चाहता था। अपने पिता के समान अपनी वर्तमान अनुभूतियों को वह केवल अपने तक ही रखना चाहता था। उसने अनुभव किया कि कुछ आदमी उसे उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। फिर वह होश खो बैठा। अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो पता चला कि उसके जबड़े को इकट्ठा करके तार द्वारा कस दिया गया था। बार्थी ओर के 4 दांत गायब थे। हीगन उसके पास पलंग पर ही बैठा था। क्या मुझे बेहोशी की दवा दी गई थी? माइकेल ने पूछा। हाँ, हीगन ने उत्तर दिया, क्योंकि डॉक्टर को तुम्हारे मसूड़ों से दांतों के टुकड़े निकालने थे। मुझे और कुछ तो नहीं हुआ था। नहीं, सोनी चाहता है कि तुम्हें लॉग बीच ले जाया जाए। तुम्हें इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, डॉन तो ठीक है ना? हाँ, हमने वो समस्या सुलझा ली है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स की पूरी फौज अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में नियुक्त कर दी है। तत्पश्चात जब माइकेल और हेगन कार की पिछली सीट पर जा बैठे और क्लेमेंजा ड्राइविंग सीट पर, तो माइकेल ने पूछा, कल रात की घटना का पता तुम्हें कैसे लगा? पुलिस विभाग का डिटेक्टिव फिलिप्स, जिसने तुम्हें कैप्टन के हाथों से बचाने की कोशिश की थी, सोनी का आदमी है। हेगन ने जानकारी दी, उसी ने सूचना दी थी। कैप्टन मैकल्स की हद दर्जे का कमीना, दगाबाज और रिश्वतखोर है। हमारा परिवार भी पहले उसे बहुत अधिक धन देता था, मगर उसके लोभ और कमीनगी को देखते हुए संबंध विच्छेद कर लिया था। सोलोजो ने जरूर उसे मोटी रकम दी होगी, इसलिए तो उसने अस्पताल में तैनात टैसियों के सभी आदमियों को हवालात में घुसवा दिया, तथा डॉन के कमरे में मौजूद डिटेक्टिव्स को भी आवश्यक कार्य के बहाने वहां से हटा लिया था, और पुलिस के अन्य आदमियों को भी किसी काम पर भेज दिया। इस तरह जाहिर है कि डॉन को भी खत्म कराने के लिए उसे भारी रकम मिली होगी, और काम पूरा होने के बाद तो सोलोजो ने उसे चांद सितारे तकला देने का वादा कर दिया होगा। फिलिप्स का कहना है कि दोबारा भी कोशिश की जा सकती है। मुझे लगी चोट का विवरण भी अखबारों में छपा है। माइकेल ने पूछा। नहीं, न तो हम और न ही पुलिस इसे स्पष्ट करना चाहती थी। और वह लड़का एंजों भाग गया था क्या? हाँ, वो पुलिस के पहुंचते ही गायब हो गया था, हेगन ने उत्तर दिया, लेकिन उसका कहना है कि सोलोजो की कार आई तो वो तुम्हारे साथ था। क्या ये सच है? हाँ, माइकेल बोला, वो अच्छा लड़का है, उसकी देखभाल की जाएगी। तुम तो अब अच्छा अनुभव करना। तुम्हारा चेहरा बहुत भद्दा लगता है। ठीक है, उस पुलिस कैप्टन का क्या नाम है? मैकलिस की। हेगन बोला, एक ताज़ा समाचार और भी है।
ब्रूनो टाटाग्लिया को रात 4 बजे ठिकाने लगा दिया है। क्या माइकेल के शरीर में तनाव पैदा हो गया, लेकिन हमने तो खामोश रहने का निश्चय किया था। अस्पताल की घटना के बाद सोनी का दिमाग बेकाबू हो गया। उसने पूरे न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में गनमैन छोड़ दिए थे। पिछली रात पहले शिकार के रूप में बोहनी ब्रूनो से हुई थी। मैं तो अब भी सोनी को खामोश रहने के लिए ही समझा रहा हूँ। तुम भी उसे समझाने की कोशिश करना, क्योंकि यह समस्या अभी भी शांतिपूर्वक सुलझाई जा सकती है। मैं कोशिश करूँगा, माइकेल बोला। क्या आज सुबह भी मीटिंग हुई थी? हाँ, सोलोजो ने संपर्क स्थापित करके मंत्रणा करने की इच्छा प्रकट की है। एक व्यक्ति मध्यस्थ बनकर इसके लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि सोलोजो हार मानकर अपनी जान बचाना चाहता है। टाटाग्लिया के एक बेटे की हत्या ने उसे विश्वास दिला दिया होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। ल्यूका के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिल चुकी है। तुम्हारे पिता पर हमला करने से पहली रात को उसे ब्रूनो के नाइट क्लब में मार डाला गया था। स्पष्ट है कि उसे धोखे से काबू किया गया होगा। माइकेल ने अपना विचार व्यक्त कर दिया। पाई लॉग बीच के अंदर जाने वाली सड़क पर प्रवेश द्वार के पास एक लंबी काली कार इस ढंग से पार्क की हुई थी कि रास्ता रुक गया था। आदमी कार के हुड के साथ टेक लगाए खड़े थे। सिरे के दोनों ओर के मकानों के ऊपर खंडों की खिड़कियां खुली हुई थी। माइकेल ने मन ही मन कहा, हे भगवान, सोनी ने तो पूरी तरह किलेबंदी कर ली है। क्लेमेंजा ने कार बाहर ही पार्क कर दी। वे तीनों कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़े। काली कार से टेक लगाए खड़े दोनों आदमियों ने उन्हें देखकर केवल तनिक सर हिला दिए। खिड़की से झांकते गार्ड ने उन्हें आते देखकर दरवाजा खोल दिया। ऑफिस में सोनी और टेसियो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सोनी अपने भाई का मस्तक सहलाकर प्रसन्नतापूर्वक बोला, सुंदर, अति सुंदर। किंतु माइकेल उसे धकेलकर डेस्क के निकट पहुंचा और स्कॉच का पैगा डालकर एक ही बार में पो गया, ताकि जबड़े का दर्द कुछ कम हो सके। पांचों व्यक्ति कुर्सियों पर बैठ गए। सोनी के चेहरे पर व्याप्त खुशी से माइकेल ने अंदाजा लगाया कि वह अपना कार्यक्रम निश्चित कर चुका था और अब वह अपने इरादों से विचलित होता प्रतीत नहीं होता था। कल रात सोलोजो के आखिरी बारी उत्तर में अब शांति हरगिज नहीं रह सकती थी। तुम्हारे जाने के बाद मध्यस्थ का फोन आया था। सोनी ने हेगन से कहा, तुर्क अब मीटिंग करना चाहते हैं। सोनी हंसा, उस हरामजादे की चाला को देखो। रात में तो खून खराबे की योजना बनाता है और सुबह को समझौते की बात चलाता है ताकि हम धोखे में रहकर उसे अपना काम करने दें। कितना चालाक है। तुमने क्या उत्तर दिया है? हेगन ने पूछा। मैंने सहमति दे दी कि वह जब चाहे मैं तैयार हूँ। मैंने 100 गनमैन 24 घंटों के लिए छोड़ रखे हैं। यदि उस कमीने ने अपनी दुम का बाल भी हिलाया तो उसकी लाश ही नजर आएगी। उसने कोई विशेष प्रस्ताव रखा है? हेगन ने पूछा। हाँ, वह चाहता है कि माइकेल को विमर्श के लिए भेजें। बिचौलिया माइकेल की सुरक्षा की गारंटी के रूप में हमारे पास रहेगा। दूसरे, मीटिंग की जगह वे लोग निश्चित करेंगे। उसके माइकेल को ले जाएंगे और सोलोजो का प्रस्ताव सुनने के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। उसने दावा किया है कि प्रस्ताव ऐसा होगा जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। टाटाग्लिया का ब्रूनो के बदले के बारे में क्या विचार है? हेगन ने पूछा। ये भी समझौते का एक अंग है। बिचौलिए का कहना है कि टाटाग्लिया सोलोजो को पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसलिए ब्रूनो की हत्या को वे हमारे पिता के साथ किए व्यवहार की कीमत के रूप में स्वीकारेंगे। सोनी हंसा। बहुत खूब, हरामजादे कहीं के। उनकी बात तो हमें सुननी ही चाहिए। हेगन सावधानीपूर्वक बोला। नहीं, सोनी सिर हिलाकर बोला, इस समय नहीं, कौन से गलियोरी। उसके स्वर में इटालियन शेखी का पुट था। वह अपने पिता के स्वर की नकल कर रहा था। कोई मीटिंग नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, सोलोजो की कोई चालाकी नहीं। अब अगर बिचौलिया हमसे संपर्क करता है तो साफ कह दो कि हमें सोलोजो चाहिए और अस्वीकार की स्थिति में संपूर्ण युद्ध को तैयार रहे। गनमैनों को रास्तों पर तैनात करके हम मैट्रसीज पर चले जाएंगे। व्यवसाय में परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी, लेकिन अन्य परिवार इस युद्ध को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनके व्यवसाय पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तब तो सीधी सी बात है,
या तो सोलोजों को हमें सौंप दो या फिर हमारे साथ लड़ो। और टॉम, अब मुझे शांति की सलाह मत देना। मैं दृढ़ निश्चय कर चुका है। तुम्हारा काम है जीतने में मेरी सहायता करना। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे संपर्क सूत्र से मैंने बातें की थीं। कुछ देर शांत रहकर हेगन बोला, उसने बताया है कि सोलोजो ने कैप्टन को मोटी रकम दी है और नारकोटिक्स के व्यवसाय में उसे पार्टनर भी बनाया है। बदले में मैक्लस्की ने उसका अंगरक्षक बनना स्वीकार किया है। कैप्टन के बगैर उस चूहे की अपने बिल से बाहर आने की हिम्मत नहीं होगी। माइकेल के साथ मीटिंग के समय भी कैप्टन सादे लिबास में रिवॉल्वर सहित मौजूद रहेगा। इस तरह तुम्हें समझ लेना चाहिए, सोनी की सोलोजों का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क के पुलिस कैप्टन को शूट करके आज तक कोई व्यक्ति नहीं बच सका है। साथ ही ऐसी किसी वारदात के बाद अखबार वाले, पुलिस विभाग और चट सभी हंगामा खड़ा कर देंगे। कार्लोन परिवार को जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा और डॉन के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मित्र छुपने के लिए भाग खड़े होंगे। अतः इस विषय में हर एक पहलू पर सोच विचार कर लो। मैक्लस्की तुर्क के साथ हमेशा तो नहीं रहेगा। सोनी बोला, हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। क्लेमेंजा और टेसियो व्याकुलतापूर्वक सिगार के कस ले रहे थे। किसी भी गलत कदम की सर्वाधिक हानि उन्हीं दोनों को होनी थी। माइकेल ने पहली बार मौन भंग करते हुए हेगन से पूछा, क्या डॉन को यहाँ लाया जा सकता है? असंभव है, हेगन ने कहा, उनकी हालत ठीक नहीं है। मौत से बच जाएंगे लेकिन अभी शायद और ऑपरेशन होंगे। तब तो सोलोजों को जल्दी समाप्त करना ही पड़ेगा। माइकेल बोला, वरना वह डॉन को मारने की दूसरी योजना बनाएगा और पुलिस कैप्टन की सहायता से तो वह बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए सोलोजों को छोड़ना मूर्खता होगी। तुम्हारी बात सही है लड़के। सोनी विचारपूर्ण मुद्रा में बोला, डॉन पर आक्रमण करने का हम सोलोजों को दूसरा अवसर नहीं दे सकते। तब फिर कैप्टन का क्या होगा? हेगन ने जानना चाहा। सोनी ने विचित्र तरीके से माइकेल की ओर देखकर मुस्कुराया, बताओ लड़के, उस सख्त पुलिस कैप्टन का क्या किया जाएगा? ओके, मैं मानता हूँ कि इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। माइकेल धीरे स्वर में बोला, लेकिन कई बार ऐसे अंतिम निर्णय भी न्यायोचित सिद्ध होते हैं। सोच लो कि हमें मैक्लस्की को भी मारना ही पड़ेगा, परंतु उसकी हत्या के बाद स्पष्ट यही करवाना होगा कि मृत कैप्टन ईमानदारी से कर्तव्य पूरा करने वाले पुलिस अधिकारी की बजाय गैर कानूनी व्यवसायों में फंसा एक भ्रष्ट गुंडा था और गृहों की तरह ही मारा गया। हमें पूरे सबूतों के साथ विभिन्न अखबारों के दफ्तरों में मौजूद अपने संपर्कों के माध्यम से यही प्रकट करना होगा। इससे थोड़ी सरगर्मों कम हो जाएगी। तनिक रुककर माइकेल ने पूछा, तुम सबका क्या विचार है? क्लेमेंजा और टेसियो तो पहले की तरह गंभीर बने रहे। हेगन के चेहरे पर प्रशंसापूर्ण भाव थे और सोनी अजीब सी मुस्कान सहित चहका, वंडरफुल माइक, आगे बोलो। ठीक है, माइकेल ने पुनः कहना आरंभ किया, वे लोग मेरे साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उस समय वहां मैं, सोलोजो और मैक्लास्की ही होंगे। तुम मीटिंग को 2 दिन के लिए टाल दो और इस दौरान अपने जासूसों से पता लगाओ कि मीटिंग होगी कहाँ। साथ ही इस बात पर जोर दो कि मीटिंग का स्थान पब्लिक प्लेस हो, कोई अपार्टमेंट आदि नहीं। वह स्थान कोई रेस्तरां या बार हो और समय डिनर टाइम हो तो बेहतर रहेगा, ताकि मैं स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकूं और वे लोग अपने आप को तथा सोलोजो सोच भी न सके कि मैं कैप्टन को शूट कर दूंगा। मुलाकात के समय वे लोग मेरी तलाशी लेंगे, इसलिए मैं अपने साथ तो कोई हथियार ले नहीं जा सकूंगा। लेकिन तुम कोई ऐसा उपाय अवश्य खोज निकालना जिससे मुलाकात के दौरान मुझे पिस्तौल या रिवाल्वर हासिल हो सके। फिर मैं उन दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। चारों व्यक्ति उसे घूरने पर विवश हो गए। क्लेमेंजा और टेसियो के चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव थे। हेगन उदास था और सोनी के आकर्षक चेहरे पर आई रहस्यमय मुस्कान अचानक अट्टहास में बदल गई। वह माइकेल की ओर उंगली उठाकर बोला, तुम कॉलेज के हाई क्लास स्टूडेंट हो और परिवार के व्यवसाय में कभी सम्मिलित नहीं होना चाहा। लेकिन अब पुलिस कैप्टन और तर्क को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहते हो क्योंकि मैक्लस्की ने तुम्हारा जबड़ा तोड़ दिया था। व्यवसाय से संबंधित इस घटना को व्यक्तिगत रूप में लेने के कारण ही तुम इन दोनों आदमियों को मार देना चाहते हो।
तुम्हारी इतने वर्षों से की बकवास का क्या हुआ आखिर? क्लेमेंजा और टेसियो तो सोनी के हंसने का कारण समझे बिना हंस दिए, लेकिन हेगन शांत ही रहा। माइकेल ने बारी बारी उनकी ओर देखा, फिर उसकी नजरें सोनी पर क्रोधित हो गई। वो अभी तक भी हंसता हुआ कह रहा था, तुम दोनों को ठिकाने लगा दोगे, जबकि इसके बदले में तुम्हें तमगे नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर मिलेगी। ये होरो बनना नहीं है लड़के, तुम उन्हें 1 मील दूर से नहीं बल्कि नज़रों से मिलाकर शूट करोगे। और मजे की बात यह है कि यह सब तू सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि एक बददिमाग पुलिस कैप्टन ने तुझे थप्पड़ मार दिया। सोनी हंसे जा रहा था। बंद करो ये हंसी। यकायक माइकेल खड़ा हो गया। उसमें आया ये परिवर्तन इतना आकस्मिक और असाधारण था कि क्लेमेंजा और टेसियो के चेहरों की मुस्कान लुप्त हो गई। माइकेल ऊंचे कद का या हृष्ट-पुष्ट न था, फिर भी उसकी उपस्थिति खतरनाक प्रतीत हो रही थी। इस समय वह डॉन का ही प्रतिरूप नजर आ रहा था। उसकी आंखें पीली पड़ गई और चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने से बड़े और ताकतवर भाई पर झपट पड़ेगा। सोनी की हंसी में ब्रेक लग गया तो वह भयानक सर्द स्वर में बोला, हरामजादे, तुम समझते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। नहीं, सोनी सामान्य ढंग से बोला, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तेरी बात पर नहीं बल्कि यह सोचकर हंसा था कि आदमी की जिंदगी कैसे कैसे मोड़ लेती है। मैं जानता हूं कि परिवार में तुम सबसे अधिक हृदय हो, सिर्फ तुम ही बचपन से डॉन के सम्मुख भी दृढ़तापूर्वक खड़े हो सकते थे। तुम्हारा मिजाज शुरू से सख्त है। अपने से बड़ों से उलझने में भी तुम कभी नहीं हिचकते थे। फ्रेंडी को अक्सर मार बैठते थे, लेकिन सोलोजो तुम्हें परिवार में सबसे डरपोक समझता है, क्योंकि तुम मैक्लस्की से बिना प्रतिरोध किए मार खा गए थे। वे लोग तुम्हें चूहा समझते हैं, लेकिन आखिर तो तुम भी कार्लोन हो। परंतु डॉन पर हमला होने के बाद 3 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम अपने वास्तविक रूप से प्रकट होकर मेरा दायां हाथ बनो, ताकि हम परिवार के दुश्मनों का सफाया कर सकें। और इसका कारण बना है तुम्हारे गाल पर लगा घूंसा। सोनी ने मजाकिया लहजे में पूछा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता है? कमरे में व्याप्त तनाव सहसा अपने आप ही कम हो गया। माइकेल सर हिलाकर बोला, सोनी, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। दूसरे, मैं अकेला ही उन लोगों के नज़दीक जा सकता हूँ। साथ ही कोई दूसरा आदमी पुलिस कैप्टन को मारने के लिए तैयार भी नहीं होगा। उसे मार तो तुम भी सकते हो, लेकिन तुम पर परिवार और अपने पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी है। फ्रेडी खुद ही ठीक नहीं है, इस तरह मैं ही शेष बचता हूँ। ये सीधा सा तर्क है। इसके चेहरे पर लगे घूंसे से कोई ताल्लुक नहीं है। सोनी उसे सीने से लगा लिया, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी कारण की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा क्या विचार है, टॉम? मैं भी माइकेल से सहमत हैं, हीगन बोला, लेकिन इस काम को करने वाला हर तरह के भयानक बखेड़े में फंस सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह काम माइकेल की बजाय कोई और ही करे तो बेहतर होगा। मैं कर सकता हूं, सोनी बोला। नहीं, हीगन ने असहमति प्रकट की, क्योंकि एक तो क्या दशा पुलिस कैप्टनों की मौजूदगी में भी सोलोजो तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं करेगा। फिर अभी तुम उस परिवार के मुखिया हो, इसलिए तुम्हें ये खतरा नहीं उठाना चाहिए। क्लेमेंजा और टेसियो को संबोधित करके पूछा, तुम्हारे पास कोई अचूक निशानेबाज गनमैन है जो इस काम को अंजाम दे सके? ऐसा कोई नहीं है जिसे सोलोजो न जानता हो, क्लेमेनवा ने उत्तर दिया। कोई तया आदमी हो जो अपने काम में तो एक्सपर्ट हो लेकिन प्रसिद्धता हो। हीगन जे जानना चाहे, ताकि सलमा काला आयर एक आई दोनों के पूरे जैमो ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। एकवी, जब तो यह माइक को ही करना होगा, सोती ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। हालांकि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन प्रमुख एवं महत्वपूर्ण यह है कि इस काम में समर्थ होने के बावजूद भी उसे डरपोक और अयोग्य समझा जाता है। अब क्लेमेंजा और टेसियो को हर कीमत पर मीटिंग के स्थान का पता करना है और उस स्थान पर रिवाल्वर पहुंचानी है। क्लेमेंजा, तुम्हें छोटी बैरल और ज्यादा ब्लास्टिंग दबाव का ऐसा रिवाल्वर प्राप्त करना है जिसका पता न लग सके कि वह किसका था या कहां से आया था। माइक, तुम उस रिवाल्वर को प्रयोग करने के बाद वहीं छोड़ देना।
किसी भी सूरत में रिवाल्वर सहित नहीं पकड़े जाना है। क्लेमेंजा उसकी बैरल और ट्रिगर को देप कर देगा ताकि उंगलियों के निशान उस पर न पड़ सकें। माइक, तुम घबराता नहीं। गवाह और सबूत आदि का सब प्रबंध कर लिया जाएगा। काम होते ही फौरन तुम्हें इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा और सरगर्मी समाप्त होने पर पुनः वापस बुला लेंगे। लेकिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहने या फ़ोन तक करने से भी वंचित रहना होगा। काम खत्म करके जब तुम सकुशल बाहर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी कुशलता का समाचार मैं उसे भेज दूंगा। अब तुम क्लेमेंजा से रिवाल्वर चलाना सीखकर प्रैक्टिस तो कर लो, शेष सब कुछ हम संभाल लेंगे। माइकेल कार्लोन अजीब सा सुकून अनुभव करके बोला, गर्लफ्रेंड की बात को तुम खामखा बीच में ले आए। क्या तुम समझते हो कि उसे गुड बाय कहने के लिए मैं फ़ोन जरूर करता है फिर कति किसी। तुम अभी अनाड़ी हो, सोनी बोला, इसलिए मुझे भी समझाना पड़ा। ये तुम्हारा वहम है। माइकेल मुस्कुराया तो सोनी भी हंस पड़ा था। सबके लिए ड्रिंक बनाते समय हेगन सनिक उदास था। आखिर राजनीतिज्ञ को भी युद्ध में कूदना पड़ा था।